कल अपवर्तन की परिभाषा हुई थी। अपवर्तन क्यों होता है, कौन सा माध्यम सघन है, कौन सा माध्यम विरल है। आज बात हो रही है अपवर्तन के प्रभाव, क्या क्या प्रभाव होते हैं अपवर्तन का, धीरे धीरे क्या क्या उपयोग होता है। पहला जो प्रभाव है वो गिलास में रखी छड़ या पेंसिल का मूडी प्रतिध्वनि। पानी से भरे गिलास में अगर अपन पेंसिल डालेंगे या कोई भी छड़ डालेंगे और उसको अगर अपन ऊपर से देखेंगे तो वो छड़ अपन को मुड़ी हुई प्रतीत होती है। वास्तविक मुड़ी हुई होती नहीं है, वो सीधी होती है, लेकिन अपन को मुड़ी हुई दिखाई देती है। वो दिखाई देती है अपवर्तन के कारण। दूसरा जो प्रभाव है वो रात्रि में आकाश में तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई देना। रात्रि में आकाश में जो तारों को हम देखते हैं तो तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, जबकि वो टिमटिमाते होते नहीं, ये एक जगह स्थायी रहते हैं, लेकिन फिर भी अपन को टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इसका भी मुख्य कारण अपवर्तन ही होता है। तीसरा है जलती हुई मोमबत्ती की लोक का ऊपर से देखने पर हिलती प्रतीत होना। मोमबत्ती या दिए को जलाएंगे अपन और उसकी जो लो होती है उसको अगर अपन ऊपर से देखेंगे तो वो अपन को हिलती हुई दिखाई देती है। इसका भी मुख्य कारण अपवर्तन ही होता है। पानी से भरे टैंक के पेंदे का ऊपर उठाव दिखाई देता है। पानी से जो टैंक होता है, पानी का हौद होता है पानी का, उस पानी से भरा हुआ है, उसको अगर अपन ऊपर से देखेंगे तो बीच में से अपन को थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। देखिए वास्तव में पेंदा समतल होता है, दिखाई ऊपर उठा होता नहीं है, लेकिन ऊपर से अगर देखेंगे तो अपन को ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। उसका मुख्य कारण भी अपवर्तन ही होता है। बहती हुई नदी, नदी को अगर अपन देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि नदी बीच में से उसका पेंदा ऊपर उठा हुआ है। जिस तरह पानी से भरा टैंक उसी तरह से नदी का पेंदा भी अपन को ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त से पहले सूर्य का उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, उससे पहले अपन को ऐसा प्रतीत होता है, यानी सूर्योदय और सूर्यास्त से पहले सूर्य का क्षैतिज में होते हुए ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। चला जाता है क्षैतिज में, लेकिन फिर भी अपन को ऐसा प्रतीत होता है कि शायद सूरज अब भी कुछ ऊपर उठा हुआ है। ये सारे के सारे उपयोग है वो अपवर्तन के होते हैं। अपवर्तन के कारण ऐसा प्रतीत होता है। हर का रंग प्रश्न आता है कि गिलास भर की छड़ का मूड़ी प्रतीत होती है क्यों, तो अपन लिख देते हैं अपवर्तन के कारण। तो एक जगह लिखिए सारे सारा का सारा जो भी पॉइंट सब का कारण अपवर्तन ही होता है। दूसरा बात आता है आपका अपवर्तना। अपवर्तना किसे कहते, क्या मतलब होता है अपवर्तना का? प्रकाश का वायुवेग, एक तो प्रकाश का वायुवेग तथा प्रकाश के किसी माध्यमी वेग के अनुपात को अपवर्तना कहते हैं। यानी वायुवेग और अन्य किसी माध्यमी वेग दोनों का जो अनुपात होता है उस अनुपात को अपवर्तना कहा जाता है। सूत्र क्या होता है? म्यू एम ए, एम का मतलब माध्यमी वेग और एक का मतलब एयर हवामी वेग। तो म्यू एम ए बराबर वी ए बटा वी एम, यानी हवामी एयर वेग और माध्यमी वेग, एम माध्यमी वेग। तो प्रकाश का हवामी वेग बटा प्रकाश का माध्यमी वेग, ये इसका जो अनुपात होता है उस अनुपात का नाम होता है अपवर्तना। अगली जो बात आती है वो आती है अपवर्तना का मात्रक लिखिए। क्या मात्रक होता है अपवर्तना का? गणित भी पढ़ते हो अनुपात की प्रश्नावली, कहीं पर भी इसका मात्रक नहीं मिलेगा। अनुपात का, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। तो यहाँ पर बोला कि अपवर्तना मात्रक विहीन राशि होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता अपवर्तना का मात्रक? क्योंकि अपवर्तनांक है वो दो राशियों का अनुपात होता है और अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए हम बता देंगे कि अपवर्तनांक मात्रक विहीन राशि होती है। अगला जो प्रश्न आपका कि अपवर्तनांक किन किन राशियों पर निर्भर करता है, कौन कौन सी राशियों पर अपवर्तनांक निर्भर करेगा? तो अपवर्तनांक तीन राशियों पर निर्भर करता है। तो माध्यम की प्रकृति, माध्यम की प्रकृति कैसे, माध्यम सघन है या विरल है। सघन माध्यम का अपवर्तनांक अलग होता है, विरल माध्यम का अपवर्तनांक अलग होता है। तो ये माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये माध्यम कौन सा है, सघन प्रकृति का है या विरल प्रकृति का है। तो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करेगा। नंबर दूसरा है माध्यम के घनत्व पर निर्भर करेगा कि माध्यम का घनत्व कितना है, उस घनत्व पर भी अपवर्तनांक निर्भर करता है। तीसरा है प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। आगे बात आई, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, तो
तो प्रकाश के रंग पर करता है। जो बैंगनी रंग होता है, बैंगनी जो रंग होता है इसका अपवर्तनांक, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। यदि किसी बात की प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है अपवर्तनांक, तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। तो प्रश्न अलग ऐसा है, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है? तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो वैसे तो सात रंग है, सातों का अलग अलग अपवर्तनांक होता है, लेकिन सातों रंग के पर सबसे ज्यादा किसका होता है, सबसे कम किसका होता है? जहां से प्रश्न आता है तो सबसे ज्यादा होता है बैंगनी का और सबसे कम होता है किसका? लाल रंग का होता है। ये अपवर्तनांक की बात होती है। अपवर्तनांक की बात होती है कुछ पदार्थ है, किस पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होता है? निर्वात होता है, निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है, क्योंकि मात्रा ये लिखेंगे नहीं, मात्रा विनाशी है। वायु का जो अपवर्तनांक होता है 1.0003 होता है, मात्रा की ना मात्रा नहीं लिखेंगे, पर पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। जो पानी होता है इसका अपवर्तनांक 1.33 होता है। आगे मान लो नेत्र की जो संरचना पढ़ी है, पर आग की संरचना पढ़ी है, तो आएगा एक तो नेत्रोध्रुव होता है, मेरे कच्चा ध्रुव होता है। उस नेत्रोध्रुव और कच्चा ध्रुव दोनों का अनुपात भी 1.33 होता है। यानी मान लो कि आग में जो आंसू होते हैं उन आंसू का अपवर्तनांक भी 1.33 ही होता है, क्योंकि वो एक तरह का पानी होता है और पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है, तो उसका अपवर्तनांक भी 1.33 ही होगा। केरोसिन का अपवर्तनांक होता है 1.44, कांच का अपवर्तनांक 1.5, जिरसेनियम का अपवर्तनांक 1.47 और तार्किक का अपवर्तनांक 1.47 होता है। कार्बन डाइसल्फाइड का अपवर्तनांक 1.64 होता है और हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। इसका मतलब हम यहाँ पर ये बता देंगे कि सर्वाधिक अपवर्तनांक किसका होता है? हीरे का होता है। सर्वाधिक अपवर्तनांक हीरे का होता है 2.42 होता है। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरे का होता है। तो मुख्य मुख्य पदार्थ होते हैं, मुख्य पदार्थों में हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। आगे बात आते हैं कांच के लिए क्रांति कोण का मान कितना होता है? क्रांति कोण का मान कांच के लिए छोटा बन रहा है 1 नंबर वाला, तो कांच के लिए क्रांति कोण का मान 42 डिग्री होता है। 42 डिग्री का मान होता है कांच के लिए। इसके बाद में अगला प्रश्न जो है आवा छोटे वाला, वास्तविक सूर्योदय व सूर्यास्त में कितनी समय का अंतर होता है? एक तो आभासी सूर्योदय होता है, आभासी सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। वास्तविक सूर्योदय सूर्यास्त होता है तो दोनों में 2 मिनट का अंतर होता है। बहुत बढ़िया बात है, ऐसे 2 मिनट का अंतर होता है। वास्तविक और अपूर्व आभास हो जाता है कि सूर्योदय हो गया और सूर्यास्त हो गया, लेकिन वो तो आभासी होता है, आभासी में और वास्तव में हो गया तो उसमें 2 मिनट का अंतर होता है। इसके बाद बात आती है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या होता है? सफेद प्रकाश का अलग अलग रंगों में विभक्त होना वर्ण विक्षेपण कहलाती है, क्योंकि प्रकाश वो 7 रंगों से बना होता है। उसको समृद्ध रूप से हम सफेद प्रकाश बोलते हैं, मिश्रित प्रकाश बोलते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा आप ये भी लगा सकते हैं कि मिश्रित प्रकाश का अलग अलग रंगों में विभक्त होने की घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। तो जो सफेद प्रकाश है वो 7 रंगों में बढ़ जाता है। बरसात के बाद भी 7 रंगों की जो पट्टिका दिखाई देती है उस पट्टिका में 7 रंग होते हैं और वो सफेद प्रकाश होता है। तो इन सफेद प्रकाश का अलग अलग रंगों में दिखाई देने की जो घटना होती है वो होती है वर्ण विक्षेपण। यानी प्रकाश का अपने रंगों में विभक्त हो जाने की घटना को वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। स्पेक्ट्रम क्या होता है? प्रकाश के अवयवी रंगों के बैंड या पट्टिका को स्पेक्ट्रम कहते हैं। 7 रंगों की जो पट्टी बनती है, 7 रंगों जो इंद्रधनुष बनता है, उस इंद्रधनुष तो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है और कृत्रिम स्पेक्ट्रम होता है। प्रकाश के अवयवी रंगों के बैंड या पट्टिका को स्पेक्ट्रम कहते हैं। 7 रंगों की बने पट्टिका बनाने के अलग अलग लाइन मिलेंगे 7 रंगों को, तो जो बैंड बनेगा, पट्टिका बनेगी, उस पट्टिका का नाम होता है क्या? स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको। आगे बात आती है सफेद प्रकाश। कोई भी प्रकाश
जो सूर्य के प्रकाश के समान स्पेक्ट्रम बनाता है उनको श्वेत प्रकाश कहा जाता है। यानी कोई भी प्रकाश हो जो सूर्य के प्रकाश के समान स्पेक्ट्रम बनाएगा उसको श्वेत प्रकाश कहा जाता है। सबसे पहले सर्वप्रथम सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम बनाने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? यानी कांच प्रिज्म होता है एक तरह का, इस तरह का जो त्रिभुज होता है उस त्रिभुज के आकार का कांच का इस तरह का होता है, त्रिभुजाकार कांच का त्रिभुजाकार की इसका नाम होता प्रिज्म। तो इस प्रिज्म से अगर इधर से श्वेत प्रकाश डालेंगे अपन, श्वेत प्रकाश या मिश्रित प्रकाश डालेंगे तो इधर जाके पट्टिका बन जाएगी कितनी? 7। तो इस पट्टिका को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो प्रिज्म का सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? सर आइजैक न्यूटन ने किया था। वैज्ञानिक था सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम बनाने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वह सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। यह विचार सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया था कि स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं या सूर्य का जो प्रकाश वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है? यह बात सबसे पहले बताई थी सर आइजैक न्यूटन ने, यह बात सबसे पहले बताई थी। प्रश्न आगे, प्रकाश के विभिन्न 7 रंगों को याद रखने के लिए प्रसिद्ध परिवर्णी शब्द क्या है? जो 7 रंग होती है स्पेक्ट्रम में या सूर्य के प्रकाश में जो 7 रंग होते हैं इन रंगों को याद रखने के लिए एक शब्द है परिवर्णी शब्द। परिवर्णी वो शब्द क्या है? वह VIBGYOR अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े शब्द ये, और इसका नाम क्या होता है? बेजानिहैपिनादा। इसका मतलब ये हुआ बेंजीन, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये होता है सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम। पहली जो पट्टिका बनेगी वो पट्टिका बनेगी बैंगनी रंग की। दूसरी जो पट्टिका है वो बनेगी किसकी? जामुनी रंग की। तीसरी जो लाइन बनेगी वो बनेगी किसकी? बनेगी नीले की बनेगी। चौथी जो बनेगी वो हरे रंग की होगी। पांचवी जो होगी वो पीले रंग की होगी। छठी नारंगी रंग की होगी और सातवीं किसकी होगी? लाल रंग की होगी। इस तरह का जो इंद्रधनुषी रंगों का क्रम ये होता है। ऊपर पट्टी बैंगनी होती है, नीचे वाली पट्टी का जामुनी होती है, उसके नीचे नीले रंग की होती है, उसके नीचे हरे रंग की होती है, उसके नीचे पीले रंग की होती है, उसके नीचे लाल रंग और नीले रंग की होती है और सबसे नीचे होती है लाल रंग की। इस तरह की जो पट्टिका होती है इसी पट्टिका का नाम स्पेक्ट्रम होता है। तो ये प्रकाश के रंगों का क्रम होता है। इस क्रम में होती है सूर्य के प्रकाश के रंग या स्पेक्ट्रम के रंग। और यह शब्द होता है बेजानिहैपिनादा। इस शब्द को याद रखने का ये क्रम होता है। ठीक है, इसके बाद बात आती है आपकी लेंस की। लेंस क्या होता है? किसी धातु का ऐसा टुकड़ा जिसके दोनों पृष्ठ वक्र होते हैं लेंस कहलाता है। दर्पण की परिभाषा बढ़िया बनी। दर्पण का मतलब होता है कांच का टुकड़ा जिसके एक ही पृष्ठ वक्र होता है, एक पर परावर्तित पॉलिश की होती है, एक खुला होता है, एक पर पॉलिश की होती है। लेकिन लेंस के दोनों जो पृष्ठ होते हैं तल होते हैं वो वक्र होते हैं, दोनों के दोनों पॉलिश किसी के प्रति नहीं होते, दोनों के दोनों वक्र होते हैं, खुले होते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता उत्तल लेंस और एक होता अवतल लेंस। उत्तल लेंस को अपन अभिसारी लेंस बोलते हैं और अवतल लेंस को अपन अपसारी लेंस के नाम से भी बोला जाता है। कौन सा होता है उत्तल लेंस? इस प्रकार की संरचना होती है इसकी कि वह लेंस इस प्रकार का लेंस जो प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर एकत्रित करता है। यानी वह लेंस जो प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के बाद
देता है। इस प्रकार के लेंस को उत्तल लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस है वो बीच में से मोटा होता है, चित्र में दिखाई दे रहा है इस तरह का होता है। उत्तल लेंस बीच में से तो होता है मोटा और किनारों पर से होता है क्या, पतला। बीच में मोटा होगा, किनारों पर से पतला होगा। इस लेंस से जो भी प्रतिबिंब बनेगा, उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक और उल्टा होगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा तथा इस प्रतिबिंब को, इस लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब को दीवार या पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ये जो सारी विषय होती उत्तल लेंस की, वह लेंस जो प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर एकत्रित करता है, उत्तल लेंस कहलाता है। ये लेंस बीच में से मोटा होता है, किनारों पर से पतला होता है। इस लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब वास्तव में उल्टे बनते हैं तथा वो दीवार या पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। उत्तल जो लेंस है वो 3 प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो लेंस होता है वो होता है उभयतल लेंस। पहला कौन सा होता है? उभयतल लेंस होता है। उभयोत्तल लेंस यानी इस प्रकार का लेंस जिसके दोनों तल हैं वो उत्तल होते हैं, इस तरह का उत्तल वो होता है उभयोत्तल। तो वह लेंस जिसके दोनों तल उत्तल होते हैं उभयोत्तल लेंस कहलाता है। दूसरा समतोत्तल लेंस। समतोत्तल लेंस इस प्रकार का लेंस जिसका एक तल उत्तल व एक समतल होता है, इस प्रकार का, एक ये और ये उत्तल और ये समतल। तो इस प्रकार के लेंस का एक तल उत्तल होता है और एक तल वो समतल होता है। कौन सा कहलाता है? नाम समतोत्तल लेंस है, तो समतोत्तल लेंस कहलाता है। अवतोत्तल लेंस, इस लेंस का एक तल उत्तल व एक तल अवतल होता है। एक उत्तल होता है और एक अवतल होता है। इस प्रकार के लेंस को बोलते हैं अवतोत्तल लेंस कहा जाता है। आगे अवतल लेंस है अपसरी लेंस। किसको बोलेंगे? वह लेंस जो सूर्य की किरणों को अपवर्तन के बाद फैला देता है। सूर्य की किरण आएंगी और अपवर्तन के बाद इसमें फैला देगी, तो वह लेंस जो सूर्य की किरणों को अपवर्तन के बाद फैला देता है अवतल या अपसरी लेंस कहलाता है। वह लेंस बीच में से पतला होता था, किनारों पर से मोटा। चित्र में देखेंगे बीच में से तो पतला है और किनारों से मोटा, तो वह लेंस बीच में से पतला होता है और किनारों पर से क्या होता है? मोटा होता है। तथा इस लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब सदैव ही आभासी और सीधे होते हैं। उत्तल लेंस से वास्तविक उल्टे बनते हैं जबकि अवतल लेंस से आभासी व सीधे बनते हैं। तथा इस लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को दीवार या पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब दीवार पर्दे पर लिया जा सकता है और इसको दीवार या पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस तरह का इसका चित्र होता है, बीच में से पतला होता है, किनारों से मोटा होता है। जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी और सीधे बनते हैं। इसके द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं वो दीवार या पर्दे पर प्राप्त नहीं किए जा सकते। अवतल लेंस वो भी 3 प्रकार का होता है। यानी अवतल लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं। एक उभयावतल लेंस, समतलावतल लेंस और उत्तलावतल लेंस। अब उभयावतल लेंस कौन सा होता है? इस लेंस के दोनों तल या पृष्ठ क्या होते हैं? अवतल होते हैं। दोनों तल अवतल होते हैं, इसको बोलते हैं उभयावतल लेंस। दूसरा आपका समतावतल लेंस। इस लेंस का एक तल समतल व एक तल क्या होता है? अवतल होता है। एक समतल होता है और दूसरा तल क्या होगा? अवतल होगा। तीसरा जो लेंस उत्तल लेंस, इस लेंस का एक तल उत्तल व दूसरा तल क्या होता है? अवतल होता है। एक तल उत्तल होगा और दूसरा तल क्या होगा? अवतल